जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। और इस सीरीज़ में हम लोग किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं कवर, इसमें आपकी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का कंटेंट होता है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन की, आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को फोर्थ चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है ना, यानी कि बल। बल मैंने आप लोगों को 2 तरीके के बताए थे। एक आपका होता है संपर्क बल यानी कि कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। नॉन कांटेक्ट फोर्स को हिंदी में असंपर्क बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? नॉन कांटेक्ट में, ठीक है ना, असंपर्क बल में। यानी कि जो ग्रेविटी होती है ये अप्लाई होने के लिए वस्तु को संपर्क में आना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो भी नीचे ही चली जाएगी, नीचे जमीन से टच करना या हाथ से पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, बेसिक से टॉपिक था। चलिए आगे इस पे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करें, मैं इस पे बताता जाऊंगा कि बीपीएससी कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है चैप्टर में, तो उसको आप लोग हाईलाइट करते चलिएगा या शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए कह रहा है, प्रत्येक वस्तु जो द्रव्यमान यानी कि मास रखती है वह एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रत्येक वस्तु, यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके पास कोई भी द्रव्यमान है वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। सिंपल सी बात हो गई। इसका मतलब हर एक वस्तु को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। इसका क्या मतलब हुआ? ये पेन है, पेन मुझे भी अट्रैक्ट कर रही है, मैं पेन को भी अट्रैक्ट कर रहा हूं, इस तरीके से। तो पर ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं चिपक रही हैं? इसके पीछे रीजन होता है, इनके मास का कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं आगे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी का रोल जो होता है हर एक वस्तु के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है कि यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं आपको समझाता हूं इसको। जैसे आपके पास एक ये पिंड है A, एक पिंड है आपके पास B, इसके अंदर मास है कैपिटल M, इसके अंदर मास है स्मॉल m, और ये दोनों वस्तुएं आपस में d डिस्टेंस पे, d मीटर पे रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो जब ये d डिस्टेंस पे रखी हुई हैं तो इनके दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो वो अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? तो F इज इक्वल टू होता है, इन्होंने कहा कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, पहली बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिंडों के मास के गुणनफल के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो यानी कि 1/d² की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ कंसीडर करेंगे और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये F इज इक्वल टू आता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, मतलब पहली वस्तु का द्रव्यमान गुणा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ये फार्मूला निकल करके आ जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच उनके जो मास का गुणनफल होता है वो बटे r² या d² जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है। इसको आप d भी ले सकते हैं, इसको r भी ले सकते हैं, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को, ठीक है ना। यहां तक चीजें समझ गए? चलिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो वो हमेशा ये जो कैपिटल G है, ये जो है कैपिटल G, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना। कैपिटल, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? r² को f के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये m1 m2 को नीचे ले आऊंगा, तो कैपिटल G निकल के आ जाता है f इंटू r² बटा m1 m2, ठीक है ना। ये निकल करके आता है कैपिटल G। तो कई बार आपसे पूछता है कैपिटल G की यूनिट क्या होगी। तो जो कैपिटल G हो गया, एक ये व्युत्पन्न राशि हो गई, आप लोगों को राशियों में पढ़ाऊंगा कौन सा नेचुरल है कौन सा व्युत्पन्न है, वो सारी चीजों को फंडामेंटल यूनिट्स और सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट क्या आ जाएगा? F की यूनिट आ जाएगी न्यूटन, और r² मतलब मीटर की दूरी होती है मीटर स्क्वायर हो जाएगी अगर हम लेंथ मेजर करते हैं तो, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मास की यूनिट होती है केजी, केजी इंटू केजी हो जाता है केजी स्क्वायर। तो इसका सिंपल सा जो यूनिट निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये बोला जाता है, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं आप लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की पावर -2। तो ये सारे के सारे किसी भी फॉर्म में आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। ये तो एक हो गया यूनिट से क्वेश्चन पूछता है। एक कैपिटल जी के मान से क्वेश्चन पूछता है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए कैपिटल जी की वैल्यू जो बीपीएससी पूछता है वो दो तरीके से पूछता है, आपको एमकेएस पद्धति में भी पूछता है, सीजीएस पद्धति में भी पूछता है। एमकेएस का मतलब क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, मीटर, किलोग्राम और ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। और केजी में होता है, सीजीएस सेंटीमीटर, और तीनों जो मूल राशियाँ होती हैं उन्हीं के मान से ये निकाला जाता है, टाइम को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल जी का मान एमकेएस पद्धति में, तो ये होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11, ठीक है, ये याद रखोगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया आपका एमकेएस पद्धति में, ठीक है ना। लेकिन कई बार बीपीएससी ये पूछ लेता है कि सीजीएस पद्धति में कैपिटल जी का मान बताओ। अब हम लोग रट के बैठे होते हैं 6.67 इंटू 10⁻11, और हम ये नहीं ध्यान देते कि वो किस पद्धति में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीजीएस पद्धति में इसका जो मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -8 होता है केवल, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट होती है। तो ये भी आपको याद रखना, डायरेक्ट कई बार पूछता है। तो एक बार बताओ मुझे एमकेएस पद्धति में क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, ये हो गया एमकेएस। अच्छा, सीजीएस में क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻8 होता है। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। चले आगे बढ़े, शाबाश। तो ये दो टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है ये। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, गुरुत्वाकर्षण त्वरण मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसके वेलोसिटी में चेंजेस भी आएगा, समय के अनुसार वेलोसिटी में चेंज होगा, और समय के अनुसार वेलोसिटी में चेंजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन आ रहा है तो उसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आप बोलोगे। क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये मैं आपको सिखा देता हूं। क्या, पृथ्वी हर वस्तु को पर एक बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये अर्थ हो गई हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ खींचती है ये, ठीक है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है। अब जब इस बल के कारण वस्तु में कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, बिल्कुल सही सी बात है, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, और इसका नाम जो दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए स्मॉल जी का। अब देखो कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्मॉल जी होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, ठीक है ना। अगर हम पृथ्वी पे इसकी बात करते हैं, पृथ्वी पर स्मॉल जी का जो मान होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, पर हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए, स्मॉल जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो आपके एनसीईआरटी में क्लास 9th में एक ये भी टॉपिक आता है, फ्री फॉल टाइप टॉपिक होता है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से जब मतलब अंडर ग्रेविटी की ओर गिरे, उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगे। जैसे मैं ये पेन छोड़ूं अगर, तो इस पे ना तो एयर प्रेशर लगे, ना ही कोई हाथ लगाए, कुछ ना लगाए, सीधा जी के मान से अगर ये नीचे गिर रही है तो उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से वस्तु क्या हो जाए, नीचे गिर रही है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखवा भी रखा है, क्या है, जब किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तो वह मुक्त गिरावट की स्थिति होती है। क्या होती है, फ्री फॉल उसको बोला जाता है। समझ गए, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, मुक्त गिरावट यानी कि फ्री फॉल में सभी वस्तुएं एक ही गति से गिरती हैं, ठीक है ना, भले ही उनका द्रव्यमान अलग अलग हो। ये सिंपल सी बात है, चाहे पेन गिराओ चाहे पत्थर गिराओ, सब 9.8 के स्पीड से ही नीचे आएंगी, ठीक है ना। अपने अपने मास के हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं, बाकी सारी चीजें अलग अलग हैं यहाँ पे। तो ये समझिए फ्री फॉल। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, फिलहाल अभी पूछा नहीं है। जहां जहां पूछा है कैपिटल जी से उसने क्वेश्चन ज्यादा पूछ रखा है। हाँ, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होगी, एक आपने पढ़ा होगा मास, दूसरा पढ़ा होगा वेट के बारे में।
यानी कि वजन और भार, ये क्या होती है, दो चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, ठीक है ना। देखो मैं आप लोगों को दोनों चीजें बताता हूं। अगर मैं बात करता हूं मास की यानी कि वजन की, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं मास यानी कि द्रव्यमान की, ठीक है ना, तो द्रव्यमान क्या होता है, जैसे मेरी शरीर है ना, तो मेरी शरीर में द्रव्यमान की अगर बात करूं तो जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ उन सबको बोला जाएगा। जैसे मेरे शरीर में उंगली है, हाथ है, कान है, नाक है, सर है पूरा, तो ये सारा कुछ आगे इसके अंदर के पूरे जो आइटम होते हैं उन्हें ही बोला जाता है द्रव्यमान, मतलब परमाणुओं की संख्या बोली जाती है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो। जैसे अगर मैंने ये बताया, ये रहा आपके पास, इसके अंदर मान लो ये आपके पास एक थैला है, ठीक है ना, ये आपके पास थैला जिसमें आलू आपने 10 आलू भर रखा है, ठीक है ना, तो ये आपने 10 आलू भर रखा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल हुए ये इसके मास को बता रहे हैं, तो ये इसका मास हो गया। तो दूसरी चीज वेट क्या हो गया, वेट का मतलब ये हो गया ना, आपने ये आलू तो भरा है, ये मैटर नहीं करता इसमें 10 है 5 है कितना है, इसको धरती कितने से खींच रही है, अर्थ जो है कितने उससे गुरुत्वाकर्षण त्वरण से गुरुत्वीय बल से खींच रही है, उसे वेट बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो मतलब mg की बात कर रहा है, जहां जहां पे g का मान चेंज होता रहेगा उस हिसाब से वेट चेंज होता रहेगा, यही तो कहना चाह रहा है। भार क्या हो गया, भार इसका मतलब परिवर्तित राशि है, g के मान पे निर्भर कर रहा है। देखो m इंटू जी हो गया ना, तो भार जो है अगर g बदलेगा तो भार बदल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। जैसे अगर मेरा वजन अर्थ पे 60 केजी का हूं, मैं मान लो मैं 60 केजी का हूं, एक्चुअली में भी मैं 60 केजी का ही हूं, ठीक है, अगर मैं 60 केजी का हूं और मेरे अंदर जो मटेरियल है वो सारी चीजें तो वही रहेंगी, चाहे मैं कहीं भी दुनिया के कोने में चला जाऊं। मान लो मैं चला गया चांद पे गया, अब मेरा वजन इसका 1/6 हो जाता है, मतलब 10 केजी का ही मैं पाया जाऊंगा। लेकिन क्या मुझे बताओ मेरी बॉडी से कोई चीज निकला बाहर, कुछ भी नहीं निकला, इसका मतलब मास तो सेम रहा मेरा, लेकिन बदला क्या है, बदला है मेरा भार, वेट बदला हुआ है। समझ में आया ना क्या चेंज हुआ है, वेट चेंज हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी के हिसाब से कौन चलता है, वेट चलता है, मास कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। तो जी वेट क्या हो गया, m इंटू जी होता है, तो जी पे डिपेंड कर रहा है आपका। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, द्रव्यमान यानी कि मास, यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है और यह सभी स्थानों पर समान रहता है, ये याद रखोगे, ठीक है। कोशिश करना पेन पेपर लेकर के 4 पेज का नोट्स होता है, लिखते चलोगे ना तो और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स तो मैं दे दूंगा डोंट वरी, लेकिन आप लोग अगर खुद से लिखेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा मेरे हिसाब से। तो अगला क्या कह रहा है, भार यानी कि वेट जो होता है यह पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाई गई गुरुत्वाकर्षण बल को बताता है, इसका मतलब ये चेंजेबल है, तो जी का मान चेंज होगा तो भार भी चेंज होगा, सिंपल सी बात है। भार बराबर क्या हो गया, m इंटू जी हो गया। तो एक चीज ये भी नोट करके लिख लो अपने नोट्स में कि जो भार होता है वो पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना पे चंद्रमा पे 1/6 होता है, ठीक है ना। वेट ऑफ अर्थ अगर जितना है मान लो, उसका वेट ऑफ मून की बात करें तो 1/6 हो जाता है, ठीक है ना। किसका होता है, मून वाले का, मतलब जैसे मान लो अर्थ पे कोई 60 केजी का है तो वो वहां जाके उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, यहां तक समझ गए। चलिए कुछ बातें मैं लिखे नहीं हो उनको बोल रहा हूं तो आप लोग लिखते चलना, ठीक है ना। चलिए 5वां टॉपिक आ जाते हैं इस चैप्टर से, कह रहे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। अब भाई गुरुत्वाकर्षण बल है तो उससे क्यों लग रहा है, उससे हमारे रियल लाइफ में या अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला प्रभाव तो यही पड़ रहा है कि यह पृथ्वी को गोल आकार बनाए रखता है, इसी की वजह से एक सेंटर में क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से गोल आकार बना हुआ है। दूसरा क्या है कि यह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ज्वार भाटे का कारण बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा भाई दुनिया में जिसके पास मास है उसके पास क्या है अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहां समुंदर होता है, समुंदर को चांद भी खींच रहा है और अर्थ भी खींच रही है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो ज्वार बोलते हैं, फिर वापस आ जाता है, अर्थ ज्यादा खींच लेता है तो इसे भाटा बोला जाता है। तो ज्वार भाटा आप लोग सुने होंगे कि समुद्र में आता है, ये समझ गए। और कैसे मदद करता है, यह ग्रहों को सूर्य के बीच बल बनाए रखने में, जिससे वे अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इसमें भी मदद करता है। यहाँ पे सूरज है बीच में, सूरज दादा अपने हैं, ठीक है ना, तो इनके चारों तरफ जो चांद वगैरह सब घूम रहे हैं, सारी चीजें जो ग्रह घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये हमारी इस तरह से प्रभाव पड़ता है इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक पे।
टॉपिक नंबर 6 अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की तो क्या होता है? mgh होता है। तो सिंपल सी बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वस्तु के भार पे भी डिपेंड करेगी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे स्मॉल जी पे भी डिपेंड करेगी, कितनी ऊंचाई पर है उस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। कह रहे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर उठाने में जो ऊर्जा लगती है उसे गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा कहलाती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे ये पेन है, इसको मैं उठा करके ऊपर ले जा रहा हूँ तो h हाइट पे या 5 मीटर कुछ भी हाइट पे ले जा रहा हूँ तो इसका मास क्या है और यहाँ पे g का मान कितना है, सबका गुणनफल इसमें स्टोर हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा, स्थिति की वजह से होता है। ठीक है ना? और देखिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है चैप्टर को तो मैं पैरेलल में आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चलाया हुआ हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उसमें डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये आप बात समझ गए, U इक्वल टू mgh, ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, 6 टॉपिक हमने कर लिया, इसमें एक 7वां टॉपिक है। ठीक है ना? पहली बात तो आपको एक यही याद रखना है कि ग्रहों संबंधी नियम किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। किसने दिया है? एक बार मेरे साथ बोलो कि ग्रहों संबंधी नियम दिया है, केपलर के द्वारा दिया गया है। कई बार बीपीएससी ने एक बार पूछा था, डायरेक्ट यही पूछ लिया था कि ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया है। 4-5 नाम दे रखा था, न्यूटन ने, फलाना डिबकाना, इस तरह से दे रखा था। तो आपको क्या सेलेक्ट करना था? केपलर वाले ऑप्शन को। ठीक है, चलिए, तो केपलर ने ग्रहों के कुछ नियम दिए थे। तो क्या नियम दिए थे? उनका ये माना था कि जो ग्रह होते हैं ना दीर्घवृत्ताकार पाथ में मूव करते हैं। जैसे एक ग्रह यहाँ घूम रहा है तो दूसरा इस तरह से। दीर्घवृत्त तो जानते होंगे आप लोग, सारे साइंस बैकग्राउंड के तो दीर्घवृत्त जानते होंगे। दीर्घवृत्त में 2 सेंटर होते हैं, एक ये सेंटर होता है, 2 सेंटर होता है। वृत्त में 1 सेंटर होता था। ठीक है ना? आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा ये चीजें। चलो, अब क्या कह रहे हैं, इनके नियम से जान लेते हैं। नियम बस सिंपल सा पूछता है। पहला कह रहा है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सब अपने आप क्लियर आउट हो जाएगा। कह रहा है ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते, ये पहला नियम ही हो गया। इसी बात को नियम कह दिया गया है। तो पहला नियम आपको समझ आ गया। दूसरा नियम क्या है? सूर्य के निकटतम और दूरस्थ बिंदुओं पर ग्रह की गति अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है जी। अगर मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सूरज दादा है, ठीक है ना? अब जो ग्रह है जब दूर था तो इसका मोशन कुछ अलग रहा होगा, जब ये एकदम पास आ जाएगा तो इसका मोशन अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर सोचो आपको कोई चीज अट्रैक्ट किए हुआ है तो अगर उसके पास से जाओगे तो वो मजबूती से अट्रैक्ट कर लेगा, तो आपकी गति थोड़ी स्लो हो सकती है। और आप जब दूर फ्री रहेंगे, जैसे मान लो आप अपने घर के पास रह रहे हैं, पेरेंट्स की देखरेख में रह रहे हैं, तो आप ना थोड़ी कम मनमानी करेंगे। आप थोड़ी दूर हो जाते हैं, मान लो रूम लेकर के कहीं बहुत दूर रह रहे हैं, तो आप कुछ भी थोड़ा कर सकते हैं। तो यही सिंपल सी बात है। इनका कहने का माना निकटतम और दूरस्थ बिंदु पर ग्रहों की गति अलग अलग होती है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो दूसरा नियम हो गया ये। अच्छा, तीसरा इन्होंने जो नियम बताया वो वैसे तो बीपीएससी नहीं पूछता है, पर मैं बता देता हूं। ग्रहों की परिक्रमा अवधि और उनकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के बीच संबंध होता है। ठीक है ना? तो ये सिंपल सा है, ये आप पढ़ सकते हैं, पूछा नहीं जाता। इन दोनों क्वेश्चन से इन दोनों नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? चलो, पहली बात तो ये याद रखना किसने दिया था ग्रहों संबंधी नियम। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के 8वें टॉपिक पे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बना रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कंटेंट दे रहा हूँ। यकीन मानिए जिस दिन आपका एग्जाम आएगा या आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना सटीक कंटेंट मैंने दिया हुआ है। ठीक है ना? चलिए, अगला आपसे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का वास्तविक जीवन में क्या क्या उपयोग है। भाई बताओ क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग तो यही है कि उपकक्षाओं की कक्षा निर्धारण में। अरे भाई बिल्कुल, सन है, कौन कहाँ घूमेगा उसको निर्धारण इसी गुरुत्वाकर्षण से ही तो होगा। देखिए कहाँ लेके चला गया मैं, एक सेकंड। हाँ ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल से ही निर्धारित होता है। अच्छा, दूसरा रॉकेट उड़ाने के लॉन्च करने के लिए, रॉकेट प्रक्षेपण में भी इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो हम फोर्स लगा करके ऊपर जाते हैं, ग्रेविटी जितना खींच रही है उससे ज्यादा लगाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक आता है इसमें मैंने नहीं लिखवाया है, पलायन वेग बोलते हैं। क्या? पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है मुझे ये बताओ। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे कि वस्तु अपने ग्रेविटी वाले जो उसका एरिया है उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाए। जैसे मान लो
कोई पृथ्वी जो है 9.8 से खींच रही है किसी वस्तु को, तो मैं किसी वस्तु को इससे थोड़ा सा बढ़ा करके ज्यादा फेंक दूं जितने से कोई खींच रहा है। जैसे मान लो आप मेरे हाथ को 5 न्यूटन बल से एकदम दबाए हुए हैं, तो अगर मैं 5 पॉइंट थोड़ा सा भी ज्यादा लगाऊंगा तो मेरा हाथ छूट जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से होता है क्या, पलायन वेग। तो जितना जो मैक्सिमम लिमिट होती है गुरुत्वाकर्षण बल को खींच के रखने के लिए वस्तु को, उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दोगे तो वस्तु क्या हो जाती है, हमेशा के लिए पलायन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, पलायन वेग डिपेंड कर रहा है किस पे, ग्रेविटी पे। इसका मतलब जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा वहां पे पलायन वेग भी अधिक होगा। अरे सोचो तो, अगर मान लो धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 है तो यहाँ पे पलायन वेग भी ज्यादा होगा, तभी हम उसके जो उसकी फील्ड है उसको क्रॉस करके भगा सकेंगे वस्तु को बाहर। और मान लो अगर हम चांद पे जाते हैं तो वहां पे अगर जी का मान कम है तो आपका ये भी तो पलायन वेग भी तो थोड़ा ही देना पड़ेगा। अगर मान लो 5 लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, 5 है तो 6 लगा दो तो पार हो जाएगा, या 5.1 लगा दोगे तो भी पलायन कर जाएगी वस्तु, ठीक है ना। तो पलायन वेग आपको समझ आ गया होगा। क्या कह रहा है, पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों को अध्ययन करता है, ठीक है, ये समझ आ गया। चलिए अब ये आज का जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टॉपिक केवल पढ़ लेना मात्र से चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। जब तक हम उससे रिलेटेड उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेते तब तक उस पर कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे आपको 5 ऑप्शन भी मैंने लगा रखा है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो देखिए पृथ्वी के सेंटर यानी कि केंद्र पर जो होता है जी का मान 0 होता है। तो जब जी का मान 0 हो गया तो एफ का मान भी 0 हो जाता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो ये पूरी तरीके से 0 हो जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो अर्थ के सेंटर पर क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, मतलब यानी कि 0 हो जाता है, ठीक है ना। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है ब्रह्मांड में 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। बताइए, मैंने बताया ना, जैसे 2 वस्तुएं हैं तो इनका मास m1 है, ये m2 है, तो इनके गुणनफल पे तो निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। F इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया है, g m1 m2 बटा डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, यही तो पढ़ाया है। तो किस पे निर्भर करता है, कहने किस पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी पर जी बिल्कुल निर्भर करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। उनके द्रव्यमानों को योग पर नहीं निर्भर करता है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, तो ये गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर जी करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आ गया, मैंने आपको अभी चिल्ला चिल्ला के रटवाया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान, यहां पे देखिए कह रहा है सीजीएस पद्धति में। अच्छा पहले तो मुझे एमकेएस में बताओ क्या होता है। एमकेएस में क्या होता है, आप कहोगे सर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये आप बता दोगे। अगर अब कह रहा है कि सीजीएस में बताओ, तो याद करो सीजीएस में मैंने क्या बताया था, ये घात जो थी -8 करवाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 सीजीएस इकाई हो जाती है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो बातें मैं बल दे करके बताता हूं उनको ना कहीं नोट करते चलो, ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत गुमराह किया है, बड़ा सा लिखा है लेकिन आंसर बहुत तुच्चा सा है इसका। देखो कह रहा है 70 किलोग्राम की एक व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी पर क्या होगा। क्या पूछा है, द्रव्यमान क्या होगा मेरे भाई। 70 किलो का है तो चंद्रमा और पृथ्वी पर क्या द्रव्यमान होगा। मान लो मैं 70 किलो का आदमी हूं, ठीक है ना, तो मेरा द्रव्यमान पृथ्वी पर क्या होगा और चंद्रमा पर क्या होगा। कैसे उल्लू बना रहा है ये, द्रव्यमान हो गया ना, मास हो गया, मास तो चेंज ही नहीं होता है, 70 किलो का ही रहूंगा, दुनिया के कहीं भी चले जाऊंगा, मास तो मेरा उतना ही रहेगा। अगर ये भार कहता तो चेंज हो जाता। इसने द्रव्यमान लिखा, फिर कह रहा है पृथ्वी का जी का मान 9.8 है और चंद्रमा पर जी का मान 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ये द्रव्यमान पूछ लिया, इसलिए हमें कुछ नहीं सोचना है, हर जगह इसका द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों जगह कितना रहेगा, 70 किलो केजी ही रहेगा द्रव्यमान। अगर ये भार कहता, वेट कहता, तो हमारा चेंज आ जाता 1/6 गुना हो जाता, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है,
बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यहां आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना होने पर, अच्छा जी, वस्तु का द्रव्यमान दोगुना होने पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। पहले तो यही मुझे बताओ, अगर ये दो वस्तुएं हैं, मान लो इसका वेट m1 है, m2 है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। F इक्वल टू होता है G m1 m2 बटा d स्क्वायर, अगर बीच की दूरी d है। तो कह रहे हैं अगर एक का द्रव्यमान डबल कर दूं, तो मैंने क्या किया, तो इसको मान लो 2m1 कर दिया, तो अब आपका F इक्वल टू हो जाएगा G इंटू 2m1 m2 बटा d स्क्वायर। तो कुल इस पूरे का तो दो गुना ही तो हुआ, तो यही पूछ रहा है कितना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा जी, गुरुत्वाकर्षण बल भी दो गुना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो गुना हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर। चले आगे बढ़े। चलिए, और ये शॉर्ट सेशन कैसा लगता है आप लोगों को। आधे घंटे का लगभग क्लास बनती है और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर का निचोड़ हम करते हैं यहाँ पे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं, अभी तो और नोटिफिकेशन नहीं आया, होप सो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। तब तक मैं आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, साइंस का, फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री तीनों पार्ट करा दूंगा डिटेल में। ठीक है ना। चलिए देखिए, पूछ लिया कैपिटल जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बताओ क्या होता है। कैपिटल जी का मान क्या था, एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2, ये फार्मूला था। तो एफ का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 नहीं होगा, ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, मतलब इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस घात हो जाती है। तो आपका थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आ गया पलायन वेग से, कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, ठीक है ना, इसके वेलोसिटी, चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा। बताओ, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा से तुलना कर रहा है, तो जब पृथ्वी पर जी का मान अधिक है तो पलायन वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। सिंपल सी बात है, अभी चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया मैंने। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया गया है। मैंने कहा था ना कि बीपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो ग्रहों संबंधी नियम किसने दिया है। तो पहली बात, गैलीलियो ने नहीं दिया है और केपलर ने दिया। यहां नाम आ गया जोहान्स केपलर, उनका पूरा नाम है। तो आपको केपलर बस याद रखना है। तो इन्होंने ग्रहों संबंधित 3 नियम दिए हैं। नियम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि ग्रह जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। जो भी सारे नियम थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ग्रेविटी से पूछता है। कह रहा है आपसे कि एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिकतम वजन होगा कब, जब। बताइए, आपको पता होना चाहिए लिफ्ट इस तरीके से होती है। ठीक है ना, इस पे एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। अगर ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर ये लिफ्ट साधारण चाल से चल रही है, इस पे कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा है, नेचुरल है, तो व्यक्ति अपने नेचुरल भार के बराबर भार फील करता है। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, अगर ये रस्सी टूट जाए और बिल्कुल जो लिफ्ट है फ्री होकर के नीचे गिरने लग जाए, तो मनुष्य जो है अपना भार बिल्कुल हल्का फील करने लग जाता है। ऐसे लगता है कि शरीर के अंदर भार ही नहीं है। तो जब फ्री नीचे की तरफ गिरता है तो भार रहित फील करता है, और जब अगर नीचे से ऊपर बहुत तेजी से त्वरण के साथ जाएगा ना, तो अधिक भार फील करेगा। तो ऊपर जब जाता है ये, तो अधिक भार फील करता है। क्या करता है, अधिक भार फील करता है। तो ये हमसे यही पूछ रहा है कि लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिक वजन कब होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी। ठीक है। अगर पूछता बराबर कब होगा, तो जब अपने नेचुरल वेग से जाएगी। अगर पूछता व्यक्ति का भार शून्य कब फील होगा, जब ऊपर से नीचे एकदम फ्री तरीके से आएगी। ठीक है ना। तो वजन बढ़ेगा कब, जब नीचे से ऊपर जाएगा। ये आप लोगों ने भी मॉल वगैरह में रियल लाइफ में भी फील किया होगा। लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर त्वरित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरित होगी तभी आंसर सही होगा। ठीक है ना। यहां तो शून्य हो जाएगा, नीचे की ओर, तो इसमें तो शून्य फील करेगा वो। लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगी तो की ओर गति करती है, ये भी शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको पता चलना चाहिए। आगे बढ़ चलते हैं, एक सेकंड, आंसर आपको लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहें कंटिन्यूअस, एक बार में देखा है और आपको फील भी हुआ है कि वाकई में कुछ अच्छा कंटेंट, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 2 शब्द जरूर लिखना कैसा आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के ही मोटिवेशन से पढ़ा रहा हूँ और मेरा पूरा का पूरा टारगेट है कि आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट मैथ साइंस तो एटलीस्ट फ्री में आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है ना। बीपीएससी फिर चाहे आप PRT दे लीजिएगा, चाहे 6 to 8 का दे लीजिएगा, चाहे आप फिर 9-10 का दे लीजिएगा, सारा कुछ प्रैक्टिस वगैरह सब कराऊंगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट जरूर करके जाना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 10 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर कर दी जाती है, तब उनके द्वारा अनुभव किए गए गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। पहले तो आपको ये पता चलना है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के, वर्ग के, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर 10 से 30 कर दिया गया तो अनुपात कितना हो जाएगा बताइए। तो अनुपात हो जाएगा 30 का वर्ग बटे 10 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 900 बटा 100, 0 से 0 कट गया तो 9:1 का अनुपात बच जाएगा, ठीक है ना। तो 9:1 का अनुपात हो जाएगा, पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इसके बाद बचा है क्या, नहीं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगला जो 5वीं क्लास आपकी होगी वो है मैग्नेट बेस, ठीक है ना। तो चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक एक चैप्टर को आपको नोटिस आने से पहले फरवरी तक मेरा टारगेट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में आप लोगों को डिटेल में करा दूं, बस आपको सपोर्ट करते रहना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और क्या चाहिए आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका भाई हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।